Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. In this channel, we prepare ourselves for UPPCS examination and for ROARO examination. So from today onwards, we are going to study lectures on polity, Indian polity, and the first part is going to be about constitutional bodies. Okay, but before we begin, please do like the video, share it with your friend, and subscribe to the channel. So today's topic is going to be Election Commission. So Election Commission was established on 24 January 1950. ये पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 में दे रखा है. अब आर्टिकल 324 क्या है? ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन, कंट्रोल और सुप्रिटेंडेंस का पावर देती है कुछ लोगों के इलेक्शंस के लिए. और वो लोग कौन है? वो है पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. बट ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन को नहीं कंट्रोल करती है. उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, अब हम उसके कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. जब इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था 24 जनवरी 1950 को, तब ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब केवल एक इंसान थे, एक कमिश्नर थे. बट 1989 जब प्रेशर बढ़ने लगा, काफ़ी इलेक्शंस होने लग गए, 1989 में इस इलेक्शन कमीशन को एक्सपैंड कर दिया गया और ये सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी हो गया. तो अब क्या है? अब ये है एक वी हैव वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड वी हैव अदर इलेक्शन कमिश्नर. एक CEC है एंड बाकी EC है, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, प्रेजेंटली जो हमारी कंट्री में अभी जो सिस्टम है, जो कॉम्पोजिशन है, वो ये है कि देयर इज़ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं. आर्टिकल 326. आर्टिकल 326 क्या है कि हमें जो है ये बताता है कि कौन लोग या कौन से बेसिस पे वोट किया जा सकता है. इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी बेस्ड. ये किस पे बेस्ड होगा? ये होगा अडल्ट सफरेज के बेस पे. अडल्ट सफरेज बेसिकली ये लीगल एज है कि कौन लोग वोट दे सकते हैं. तो 61st अमेंडमेंट से पहले जो लोग 21 एंड अबव होते थे, केवल वो वोट दे सकते थे. बट 61st अमेंडमेंट के बाद ये 21 एज जो है, 21 ईयर्स की जो एज है, वो रिड्यूस होके 18 ईयर्स हो गई थी. ठीक है, और ये जो हुई है वो राजीव गांधी गवर्नमेंट में हुई थी. आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि 61st अमेंडमेंट कौन से ईयर का है. ओके, फिर आर्टिकल 327 एंड 328 आप साइड बाय साइड पढ़ लेंगे. आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट के पास पावर है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस बनाने की. एंड आर्टिकल 328 में स्टेट के पास पावर है स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस बनाने की. ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, ये जो है ये करती क्या है बेसिकली. तो ये इसके पावर्स एंड फंक्शन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वाज़ाई जुडिशियल. तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, बेसिकली पेपर्स वर्क होते हैं. तो इनका काम होता है कि ये टेरिटोरियल एरिया को डिटरमाइन करते हैं, ये इलेक्टोरल रोल बनाते हैं, ये इलेक्शंस की डेट डिसाइड करते हैं और शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि कौन सी तारीख को कहाँ पे होगा. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है. ये इलेक्शन सिंबल्स देते हैं, है ना, कि ये इनको कमल मिलेगा, इनको हाथ मिलेगा. या जो हमने अभी महाराष्ट्र में देखा था विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, वो भी कौन डिसाइडिंग फैक्टर था? वो इलेक्शन कमिश्नर ही डिसाइडिंग फैक्टर थे. फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हमारी आचार संहिता जिसको हिंदी में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको भी यही डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम इलेक्शंस के टाइम पे कि ये लग गई है स्टेट में कि नहीं लगी है, ये सही से इसको फॉलो अप, इसका कंडक्ट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के, इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएगा. अब एडवाइजरी क्या है, किसको एडवाइस करते हैं? ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को
जो है एडवाइस करते हैं, अगर उनकी एडवाइस मांगी जाती है विद रिस्पेक्ट टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर फ्रॉम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एंड ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को भी एडवाइस करते हैं अगर कोई पोस्ट इलेक्शन यानी कि इलेक्शन के बाद कोई डिस्प्यूट आता है बिटवीन कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन हो गया उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट होता है, वैसे तो डिसाइडिंग इलेक्शन कमिश्नर जी डिसाइड करते हैं, बट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती, बट अगर कोर्ट गया तो वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से एडवाइस भी ले सकती है, तो दे हैव एन एडवाइजरी पावर एंड फंक्शन। जो थर्ड हमारा पार्ट है वो है हमारा क्वाज़ाई जुडिशियल। बेसिकली ये जुडिशियल बॉडी तो नहीं है, मगर उनको कुछ जुडिशियल फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि अगर किसी दो पार्टी में डिस्प्यूट आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, तो उसको डिस्प्यूट को सेटल कौन करता है? उस डिस्प्यूट को सेटल करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन। So the recent development, there are two recent development in election commission. The first one happened in March 2023, where the process of selecting chief election commissioner and election commissioner has changed. Now it is a panel of 3 members consisting of Prime Minister of India, leader of opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India, who elects the person to be a chief election commissioner or election commissioner. Secondly, there are 2 new election commissioner appointed very recently. The first one is Mr. Gyanesh Kumar and the second one is Mr. Sukhbir Sandhu. So I hope you liked the video, and if you do like the video, please subscribe to the channel, share it with your friends and like it. Thank you so much.